हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट की थी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन अपने उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर किसी भी चैप्टर के अंदर कोई सी भी एक्सरसाइज में कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट कर देंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि बिंदु 2,2 से जाने वाली, इस पॉइंट से तो पास होने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। लाइन की क्वेश्चन चाहिए मेरे को, जिसके द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंडों का योग कितना है, 9 है ना। एक लाइन है जो इस 2,2 पॉइंट से तो पास हो रही है और जो एक्सिस पे जो उसने इंटरसेप्ट कट किए उन इंटरसेप्ट का सम कितना है, 9 है ना। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपन, है ना। देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश है ना। 2,2 से पास हो रही है तो 2,2 समथिंग यहाँ पे होगा पॉइंट, है ना। और इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट क्या है, ये 2,2 कहीं पॉइंट है यहाँ ना। 2,2 से पास हो रही है लाइन एल, और ये जो एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट की है ना, ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट है ना। इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम कितना है, 9 है। ये प्लस दिस, इन दोनों का सम 9 है। ये मैं मान ले रहा हूँ ए है, ये मैं मान ले रहा हूँ ए है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए, इन दोनों का सम 9 है तो ये क्या हो जाएगा ए और 9 माइनस ए ना। ये क्या हो जाएगा 9 माइनस ए, क्योंकि इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 9 माइनस ए, सम इनका 9 हो जाएगा ना। ये बी होता है क्योंकि वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट करते हैं वो क्या होता है, बी होता है ना। ठीक है, तो कुछ इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट का इसमें जिक्र हो रहा है तो कुछ इंटरसेप्ट फॉर्म ही इसमें यूज में होगी ना आंसर में। सिंस गिवन क्या है, गिवन लाइन L is passing through the point 2,2 and sum of intercept on axis is 9. Therefore equation of line L in intercept form ना, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, x अपॉन ए, इंटरसेप्ट फॉर्म ही तो है, अंतःखंड रूप ही तो है, प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 1 है ना। a की वैल्यू तो a ही है, x अपॉन ए प्लस y अपॉन b, b की वैल्यू कितनी है 9 माइनस ए इक्वल्स कितना है 1 है ना। ये नंबर फर्स्ट इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन है ना। क्योंकि ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 2,2 से। सिंस लाइन फर्स्ट इज पासिंग थ्रू 2,2, अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो इसके जो कोऑर्डिनेट है इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए इक्वल्स टू 1 है ना। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और ए की वैल्यू फाइंड करेंगे ना। क्या है, ए इंटू 9 माइनस ए, ये क्या हो जाएगा 2 9 माइनस ए प्लस ये कैंसिल, तो 2a इक्वल्स टू 1 है ना। अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे भी है ना। क्या हो जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 18 माइनस 2a प्लस 2a अपॉन 9a माइनस ए स्क्वायर है ना। 9a माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये 2 प्लस का ये माइनस का 2 है ना, अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 9a माइनस ए स्क्वायर ना, ये दोनों इस तरफ लेके आऊँगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस का 9a
और प्लस के 18 इक्वल्स टू 0 है ना। क्वाड्रेटिक सोल्व करेंगे तो फैक्टर कर दूंगा। ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो ए माइनस 6 माइनस 3 a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो a माइनस 6 a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, a माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 6 और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 3 है ना। मतलब x इंटरसेप्ट या तो 6 होगा या कितना होगा 3 होगा ना। व्हेन x सॉरी a है ना, a इक्वल्स टू कितना ले अपन 6 लें, देन देखो क्या होगा x अपॉन 6 प्लस यहाँ देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट ना y अपॉन 9 माइनस 6, ये a है ना, a की जगह 6 रखूँगा तो 3 इक्वल्स टू 1। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम लूँ 18 आएगा ना, नहीं एलसीएम 6 आ जाएगा, क्या जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, एलसीएम लूँगा तो 6 आएगा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 हो जाएगा है ना। व्हेन a इक्वल्स कितना हो जाएगा 3 है ना, क्या हो जाएगा x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 कैसे होगा, क्योंकि 9 माइनस a की जगह 3 पुट करूँगा तो 6 इक्वल्स टू 1। यहाँ से सोल्व करूँगा तो एलसीएम लेके तो 2x, यहाँ से x प्लस 2y होगा, यहाँ से क्या होगा x प्लस 2y है ना, और यहाँ से 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये दो आंसर आएंगे ना। चेक कर ले रहे हैं अपन, आंसर चेक कर ले रही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ना, 10.2 के अंदर 13 x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 ना, दोनों सही है ना, दोनों ही सही है। उसने 6 को उस तरफ ला के लिख गए। चलो जी, अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है कि बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन x एक्स से 2π/3 है ना, 2π/3 मतलब 120 डिग्री के कोण बनाने वाली ना, 120 डिग्री कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बस यहीं तक पढ़ो है ना, पहला यहीं तक है कि किस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, इस पॉइंट से, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है 2π/3 का। तो देखो कैसा है ये, कुछ डायग्राम देखें तो, डायग्राम में देखें तो ये है कुछ इस तरह की, ये x, ये y, सॉरी x डैश, ये y और ये y डैश किस पॉइंट से पास हो रही है 0,2 से। तो यहाँ है कहीं पे 0,2 और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ 120 का एंगल है, तो यूँ जाएगी कुछ ना, यूँ है लाइन कुछ, ये लाइन एल है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ एंगल कितना है ये 2π/3, ठीक है। आंसर में गिवन लाइन एल इज passing through 0,2 एंड थीटा इक्वल्स कितना है 2π/3। थीटा इतना है, देयरफॉर स्लोप, पहले अपन स्लोप निकाल रहे हैं ना, स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल्स क्या जाएगा, जिसको लिखूंगा किससे m से है ना, होगा कितना हो 10 2π/3 है ना। तो m इक्वल्स टू है ना 10 2π/3 की सीधी वैल्यू अपन फाइंड नहीं कर सकते ना, तो इसको कैसे लिखेंगे 10 पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 क्या होगा 2π/3 होगा, ठीक है। तो m इक्वल्स टू, पाई पे एंगल चेंज होगा नहीं, और सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा नेगेटिव, पाई पे एंगल चेंज होगा नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होगा, तो 10 पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा -10 π/3 है ना। m इक्वल्स टू -10 π/3 मतलब 60 और √3, ठीक है, m आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L
पॉइंट है, इस लाइन पे पॉइंट है और उसका स्लोप पता चल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, है ना, इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, ना पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगी, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वैल्यू पुट कर दो, y माइनस वाई वन किस पॉइंट से पास हो रही है, 0,2 से, तो y माइनस टू इक्वल्स टू नेगेटिव रूट थ्री एक्स माइनस जीरो। ठीक है, ये रूट थ्री इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो खत्म, जीरो तो ये इधर आ जाएगा ना, तो रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, ये है इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। क्या कह रहा था, इस पॉइंट से पास होने वाली और एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ 2π/3 एंगल बनाने वाली रेखा का समीकरण मेरे पास ये आ गया। ठीक है, वापिस आगे बढ़ते हैं। इसके समांतर इस लाइन के पैरेलल और y एक्सिस को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इसके लाइन, इस लाइन L के एक पैरेलल और लाइन चाहिए मेरे को जो y एक्सिस को ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे कट करिए ना, यहाँ कट करिए कहीं पे, और इसके पैरेलल है ना, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, मैं मान ले रहा हूँ L1, है ना, और किस पॉइंट से पास हो रही है, 0,-2 से, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 इज पैरेलल टू L, देयरफॉर स्लोप ऑफ, है ना, स्लोप ऑफ L1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ L, है ना, होगा, दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो देयरफॉर m मतलब स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -√3, क्योंकि लाइन L का स्लोप कितना है, -√3 है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L1, अब क्या किसकी बात हो रही है, L1 की, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,-2 बोला ना उसने, ओरिजिन से नीचे 2 यूनिट, है ना, मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद थी ना, तो ये पॉइंट होगा, y एक्सिस को कट करिए, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,-2 एंड हैविंग स्लोप क्या है, -√3, है ना। तो फॉर्मूला मैंने लिख गया पॉइंट स्लोप फॉर्म का, तो y माइनस y1 की जगह -2 रखूँ तो ये दिस है ना, इक्वल्स टू -√3 x माइनस 0, है ना, ये इधर आएगा तो प्लस, तो √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये L1 की इक्वेशन है। चेक कर ले रहे हैं दोनों आंसर, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 10.2 में क्वेश्चन नंबर 14, √3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक क्यों नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु दिस पर मिलता है ना, -2,9 पर मिलता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए ना। किसी लाइन पे ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर उस लाइन को इस पॉइंट पे मिलता है, ठीक है, हमें उस लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो डायग्राम बनाते हैं, देखो डायग्राम बना के करेंगे थोड़ा इजी हो जाएगा ना, हमें समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस 2D प्लेन, ये y डैश x डैश है ना, ओरिजिन से किसी लाइन कहाँ है अभी पता नहीं है, ये देखो किस पॉइंट पे मिलता है, -2,9, तो -2,9 यहाँ कहीं होगा ना, ये ओरिजिन से ये पॉइंट है -2,9 और यूँ मिलाया जब इसको तो किसी लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो लाइन कुछ यूँ होगी ना, ये लाइन कुछ यूँ होगी, ये L है, ये O है, ये मैं मान ले रहा हूँ क्या है, P है, ठीक है, ठीक है। ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -2,9 इस पॉइंट के, ठीक है, और मुझे इस लाइन L की इक्वेशन चाहिए है ना। अब समझाया, इस लाइन L की इक्वेशन चाहिए और इस लाइन L पे ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर जो है OP जो है किस पॉइंट पे मिलता है, -2,9 पे ना। तो मेरे पास इस लाइन पे एक पॉइंट तो है ना, पॉइंट तो है, किसी तरह इसका स्लोप पता चल जाए तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दूंगा, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब स्लोप कैसे निकालूं, स्लोप इसका तो पता नहीं है, लेकिन मैं OP का स्लोप निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे पता ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वो 0,0 है ना, ठीक है। आंसर में अकॉर्डिंग टू डायग्राम है ना, अकॉर्डिंग टू डायग्राम
स्लोप ऑफ, है ना, स्लोप ऑफ OP, जिसको मैं किससे लिखूंगा, M1 से, है ना, M1 से क्या होगा, क्योंकि इस लाइन पे मेरे को OP पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो स्लोप ऑफ OP निकालूंगा मैं कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। तो M1 इक्वल्स टू क्या है, OP की बात चलिए, तो x1 y1 और x2 y2, है ना। y2 की जगह 9 माइनस 0 अपॉन x2 की जगह -2 माइनस 0, है ना। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो कितना आया, M1 इक्वल्स टू, ये 0 खत्म, -9/2, ठीक है। ये OP का स्लोप आ गया, है ना। अब सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OP जो है परपेंडिकुलर है किसके, L के, ठीक है। देयरफॉर स्लोप ऑफ OP, है ना, या M1 मान लो ना, यह है कि M1 इंटू ML इक्वल्स कितना होगा, -1, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का ये रिलेशन होगा। ये नंबर फर्स्ट मान ले लो ना, तो यहाँ M1 की वैल्यू कितनी है, -9/2 इंटू ML, लाइन L का स्लोप इक्वल्स टू -1। तो ML, है ना, स्लोप, इसको क्या पढ़ेंगे, ML को क्या है, मतलब लाइन स्लोप ऑफ लाइन L, है ना, क्या जाएगा, -1 इंटू -2/9, तो ML इक्वल्स टू 2/9, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L which is passing through the point -2, 9 and having slope क्या है, 2/9। तो पॉइंट स्लोप हम लगा देंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1, y की जगह y माइनस y1 कितना है, 9 इक्वल्स टू 2/9, x माइनस x1 की जगह +2 हो जाएगा। तो ये इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 9y माइनस 81, है ना, ये इसी के 9y माइनस 81 इक्वल्स टू 2x + 4, है ना, सारी चीज़ें उस तरफ। तो 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन L, है ना, जिस पे इस लाइन L की इक्वेशन ये है और इस पे ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर किस पॉइंट पे मीट होता है, -2,9 पे। चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 15, 10.2 में आंसर नंबर 15, 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। से पहले वीडियो को रोको, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि तांबे की छड़ की लंबाई सेंटीमीटर में, है ना, इन सेमी सेल्सियस ताप C का रैखिक फलन, है कि लेंथ, किसी छड़ की लेंथ, रोड की लेंथ और जो है जो टेम्परेचर C है ना सेल्सियस का एक लीनियर फंक्शन, है ना। लीनियर फंक्शन मतलब वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है दोनों, ठीक है। एक प्रयोग में यदि L इक्वल टू इतना है जब C इक्वल टू इतना है, और L इक्वल टू इतना है जब C इक्वल टू इतना है, तो L को C के पदों में व्यक्त कीजिए ना। तो इसको अपन इस L को C के पदों में व्यक्त करने का मतलब क्या, इनसे एक लीनियर फंक्शन है, तो मैं इससे जो एक लाइन बनेगी ना, लीनियर फंक्शन है तो एक इक्वेशन होगी ना। वो कैसी होगी, एक लाइन की इक्वेशन होगी। वो मैं लाइन की इक्वेशन अगर मैं बना दूं तो मेरा काम हो जाएगा ना। देखो कैसे, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, उसमें एक्स एक्सिस आपको पता है डिपेंडिंग एक्सिस होता है ना, इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है, और वाई एक्सिस क्या होता है, डिपेंडेंट। एक्स तो इंडिपेंडेंट और वाई क्या होता है, इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है ना। तो इसमें डिपेंड कौन करे ना, टेम्परेचर लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ टेम्परेचर पे डिपेंड करिए। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लेंथ भी बढ़ेगी, मतलब लेंथ जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करिए। तो मतलब टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट है, और लेंथ क्या है, डिपेंडेंट। तो मैं एक्स एक्सिस पे क्या लूँगा, टेम्परेचर C, और इधर क्या लूँगा, L, लेंथ, है ना। इधर कोई जरूरत नहीं है, तो इधर बढ़ाने की अपन कैंसिल कर दे रहे हैं ना, ठीक है। इधर क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर,
किसमें, सी में, और इधर क्या बढ़ रही है, लेंथ किसमें, सेंटीमीटर में, है ना। ठीक है, अब देखो बोले सर एक्स एक्सिस पे, अब एक्स एक्सिस जो है एज ए टेम्परेचर एक्सिस है ना, सेल्सियस को रिप्रेजेंट करेगा, और वाई एक्सिस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ एल को रिप्रेजेंट करेगा ना। तो अब देखो उसने जो दिया है, जब एल इतनी है ना, एल इतनी है तो सी जब इतना था, मतलब सी 20 था, तो एल कितनी है, इतनी है ना, तो सी लगभग 20 यहाँ पे होगा ना, तो एल यहाँ कहीं है ना, ये रहा पॉइंट, यहाँ पे क्या है, सी तो है 20, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू वो तो है 20, और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू कितनी है वो क्या है, 124.942। ठीक है, सी जब 110 हो गया, सी जब 110 हो गया यहाँ कहीं, तो ये कितनी होगी, तो कितनी होगी, ये है ना, दे रखा उसने, सी की वैल्यू तो 110, 125.134 है ना, ये है, तो ये एक लीनियर है ना, उसने बोला है लीनियर फलन है, लीनियर फंक्शन है ना। तो मैं इन दोनों पॉइंट है ना, इस लाइन पे मेरे को 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं क्या कर दूं, इन दोनों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड कर दूं ना। आंसर में अकॉर्डिंग टू डायग्राम है ना, अकॉर्डिंग टू डायग्राम इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इस लाइन को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, एल है ना। तो क्या होता है, इन 2 पॉइंट फॉर्म है ना, इन 2 पॉइंट फॉर्म। बोले सर 2 पॉइंट फॉर्म क्यों लगाई अपन ने, क्योंकि इस लाइन पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है। बोले सर ये कोऑर्डिनेट थोड़ी ना, अरे एक्सिस पे अपन क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर और लेंथ ले रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट जो देंगे, ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है ये हमें कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, और दे किस में दे रहे हैं, सेल्सियस टेम्परेचर में और लेंथ सेंटीमीटर में ना। तो क्या होगा, वहाँ क्या होता है y माइनस y1, यहाँ क्या होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे कौन है, l है ना, तो l माइनस L1 इक्वल्स टू L2 माइनस L1, y की जगह तो आ गया l और x की जगह आ गया c, बस ये देखो x एक्सिस पे c है और y एक्सिस पे क्या l है, अपॉन C2 माइनस C1 इंटू x की जगह c माइनस C1। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, l माइनस L1 कितना है, दिस 124.942 इक्वल्स टू L2 कितना है, 125.134 माइनस 124.942 L2 माइनस L1। ठीक है, अपॉन C2 माइनस C1, C2 कितना है 110 माइनस 20 और ब्रैकेट में C माइनस C1 कितना है 20 है ना। सोल्व कर दो तो L माइनस 124.942 इक्वल्स टू 4 में से 2 गए तो 2 और 13 में से 4 गए तो 9 और 10 में से 9 गए तो 1 और 4 में से 4 गए तो 0 और 2 में से 2 गए तो 0 ना, तो ये आएगा है ना, अपॉन 90। ठीक है, और इंटू C माइनस 20, ये इधर माइनस में तो जाएगा तो प्लस में, L को C के पदों में व्यक्त करना ना, L को C के पदों में, तो L इक्वल्स टू कैलकुलेशन करेंगे तो 0.192 अपॉन 90 ब्रैकेट C माइनस 20 प्लस 124.942, ये ही है L को C के पदों में व्यक्त कर दिया आपने, मतलब इक्वेशन है ना, C और L के बीच में एक रिलेशन है, मतलब इक्वेशन है ना। ठीक है, चेक कर ले रहे हैं, आंसर चेक कर ले रहे हैं है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे रखा होगा, ये पॉइंट हटा के अपॉन में 90 झोर काटा पिटी करके होगी, देख लेते हैं क्या करके। क्वेश्चन नंबर 16, L इक्वल्स टू 0.9192 अपॉन 90 C माइनस 20, और ये बिल्कुल यही है ना, यही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है कि किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपए प्रति लीटर के भाव से और 1220 लीटर दूध 16 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य संबंध को रैखिक मानते हुए
यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है ना। मतलब कोई दूध भंडार का स्वामी है ना, वो अपना दूध बेचता है ना, जैसे डिमांड है, आपको पता है जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। तो क्या कह रहा है 1220 लीटर ना, 980 लीटर दूध है, जब मांग कितनी थी 980 लीटर की, तो वो 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच रहा था, ठीक है। जब मांग बढ़कर 1220 लीटर हुई तो उसने भी रेट बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 16 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच दिया ना। मतलब और उसने बोला क्या है कि विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य संबंध को रैखिक मानते हो ना, मतलब इनके बीच में विक्रय मूल्य और जो डिमांड है उनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या लीनियर है। लीनियर है मतलब एक लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है ना। तो इसको अपन ग्राफ में सोल्व करेंगे 2D प्लेन पे। देखो एक्स एक्सिस कौन सा एक्सिस है, इंडिपेंडेंट एक्सिस है ना, इंडिपेंडेंट एक्सिस। और मांग में और विक्रय मूल्य में इंडिपेंडेंट कौन है, मांग है। डिमांड जो है इंडिपेंडेंट है, डिमांड बढ़ भी सकती है अपनी मर्जी से, घट भी सकती है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी कॉस्ट प्राइस भी उसका क्या होगा, बढ़ेगा। तो इधर क्या है, कॉस्ट प्राइस है ना, उसका विक्रय मूल्य है ना। तो वाई एक्सिस है ना, जो डिपेंडेंट एक्सिस है वो कौन है, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी शो करते हैं। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है, कॉस्ट प्राइस है, वो किस पे डिपेंड करती है, डिमांड पे है ना, ठीक है। ये डिमांड है। तो क्या कह रहे हैं, डिमांड कितनी थी 980 लीटर की, तो भाव क्या था 14 रुपये। तो 980 लीटर में मान ले रहा हूँ यहाँ कहीं था ना, तो भाव कितना था 14 रुपये। 980 लीटर जब डिमांड थी तो भाव 14 रुपये था, ठीक है। और मांग बढ़कर कितनी हुई 1220, तो भाव कितना हो गया 16 रुपये। मांग बढ़कर हुई तो भाव भी क्या हुआ, बढ़ा। देखो यहाँ मांग बढ़कर कितनी हुई, मांग बढ़कर हुई। देखो एक्स एक्सिस पे डिमांड है, पहले डिमांड 980 लीटर की थी, बार बार फिर 1220 लीटर की, 1220 लीटर की हुई। तो दूध का मूल्य कितना हो गया 16 रुपये ना। और इनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसा, लीनियर है। लीनियर है मतलब एक लाइन को सेटिस्फाई करते हैं ना, एक लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। आंसर में अकॉर्डिंग टू डायग्राम है ना। क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू इन दिस, दो पॉइंट्स है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, लीनियर रिलेशन है दोनों के बीच में। तो इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना, विच इज पासिंग थ्रू, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पॉइंट क्या है 980, 14 एंड 1220, 1220, 16 है ना। तो क्या एक्स इक्वेशन क्या आती है, y माइनस वाई वन, और y की जगह क्या सी है, y से सी को रिप्रेजेंट करा है कॉस्ट प्राइस को, मतलब c माइनस सी वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन, c2 माइनस सी वन अपॉन x2 माइनस x1 है ना। x2 पे कौन है, x एक्सिस पे कौन है d, तो d2 माइनस d1 इंटू d माइनस d1, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, कॉस्ट प्राइस माइनस सी वन है ना, ये x1 y1 मतलब d1 c1 और ये d2 c2। तो c1 की वैल्यू कितनी है 14 है ना, 14 इक्वल्स टू c2 माइनस सी वन है ना, c2 माइनस सी वन 16 माइनस 14 अपॉन x2 d2 माइनस d1 1220 माइनस 980 इंटू डिमांड माइनस d1 कितना है 980, ठीक है। सोल्व करो, c माइनस 14 ये कितना 2/10 0 0, 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ 11, 11 में से 9 गए तो 2 इंटू डी माइनस 980 है ना 120। तो c इक्वल्स टू है ना, c इक्वल्स टू कितना हो गया, या c माइनस 14 है ना, c माइनस 14 इक्वल्स टू 1/120 इंटू डी माइनस 980, ठीक है। इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में है ना। तो 120c माइनस 14 को इससे गुणा करूँगा तो 0, 14 दूनी 28 और 14 2 16, 1680 इक्वल्स टू डी माइनस 980। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट ना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन व्हेन c इक्वल्स ना, कॉस्ट प्राइस कितना है 17, देन d क्या हमें करना है, फाइंड करना है। तो c की जगह कितना रखूँगा 17 है ना,
देयरफॉर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दूंगा। सी की जगह कितना रख दूंगा, 17 रख दूंगा, डी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। सी कितना है 120 इंटू 17 माइनस 1680 और ये भी इधर आएगा तो प्लस 980 इक्वल्स टू डी। ठीक है, सोल्व कर दो तो 0 17 दूनी 34, 3 17 और 3 20 और 9 80 इसमें से 80 है ना, कितने बचे माइनस के 700, माइनस के 700 इक्वल्स टू डी। देखो 0 में 0 के 0, 8 में से 8 के 0, 16 में से 9 के 7। ठीक है, ठीक है, तो डी इक्वल्स टू 0 4, 10 में से 7 गए तो 3 और 1, 1340 लीटर है ना। 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से वो कितना लीटर दूध बेच सकता है, 1340 लीटर। चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 10.2 में क्वेश्चन नंबर 17 1340 लीटर है ना। देखो बिल्कुल सही है। किया कैसे अपन ने, देखो क्या बोला था उसने, जो डिमांड है और जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, उनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, लीनियर है। तो मैंने क्या किया, डिमांड को एक्स एक्सिस पे क्योंकि इंडिपेंडेंट है और कॉस्ट प्राइस को डिपेंडेंट एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पे शो करके 2 पॉइंट दे रखे थे। देखो जब डिमांड कितनी थी 980 लीटर तो भाव 14 रुपये था और डिमांड 1220 लीटर थी तो भाव कितना था 16 रुपये। इनसे इन 2 पॉइंट से मैंने इन दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया, किसके बीच में, कॉस्ट प्राइस और डिमांड के बीच में ना। फिर उसने पूछा क्या था कि जब कॉस्ट प्राइस कितनी है 17 रुपीज़ है तो डिमांड कितनी होगी, तो डिमांड मैंने बताई कि डिमांड कितनी होगी 1340 लीटर। इस तरह से करिए। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकियो और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 तो क्या कह रहा है कि अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है AB है। तो दिखाइए कि रेखा का समीकरण ये होगा ना। एक्सिस के बीच एक लाइन है, एक्सिस के बीच एक लाइन क्या है, इसका मतलब क्या है, जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करिए ना। तो देखो ये है कुछ लाइन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश है ना। एक्सों के बीच जब लाइन बोले तो अपन नॉर्मली ज़्यादातर क्या लेंगे, पॉजिटिव एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे। जो एक्सों के बीच है मतलब दोनों एक्सिस को कट करिए ना, ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट बोला ना, रेखाखंड मतलब ये पॉइंट है ए मान ले रहा हूँ और ये पॉइंट क्या है बी मान ले रहा हूँ। इस लाइन ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है पी है ना। उसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं ए कोमा बी, उसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं ए कोमा बी दे रखे हैं ना। तो मेरे को इस लाइन की इक्वेशन चाहिए ना, लाइन की इक्वेशन एल की इक्वेशन चाहिए ना। मैं मान ले रहा हूँ ना कि एक्स इंटरसेप्ट है वो तो क्या है, मान ले रहा हूँ मैं एच है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गया एच कोमा 0 और वाई इंटरसेप्ट है वो मैंने मान लिया वो क्या है बी। तो मान नहीं सकता क्योंकि ए बी तो क्वेश्चन के अंदर आ गया ना। वैसे तो अपन नॉर्मली तो ए और बी मानते हैं, एक्स इंटरसेप्ट को ए और वाई इंटरसेप्ट को बी, लेकिन ए बी तो आ गए तो मैंने क्या किया एक्स इंटरसेप्ट को एच और वाई इंटरसेप्ट को क्या मान लिया के। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0 कोमा के। देखो ना ये वाई डिस्टेंस है ना, वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो तो कितनी है के और एक्स की 0 है ना। ठीक है, लेट एक्स इंटरसेप्ट by line segment AB is H and Y intercept is K है ना। ठीक है, since P is midpoint, बोला उसने मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी जो है ए बी का क्या है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। देयरफॉर एक्स इक्वल्स x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 है ना। तो x मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है a, x की जगह लिखूंगा a इक्वल्स ए बी का मिड पॉइंट है तो x1 y1 x2 y2 ना। तो क्या हो गया h प्लस 0 अपॉन 2 और b इक्वल्स टू 0 प्लस क्योंकि x1 y1 x2 y2 अपॉन 2 है ना। तो यहाँ से a इक्वल्स कितना है h अपॉन 2 और यहाँ से b इक्वल्स कितना है k अपॉन 2 है ना। a और b तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना, ये तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो क्वेश्चन के अंदर आंसर में भी अपन रख सकते हैं। h और k मैं मान के लेके आऊँ, h और k किसने माने मैंने माने, तो ये हटाने जरूरी है। तो यहाँ से मैं h की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a कोमा वाई के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2b है ना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है,
अब ये इंटरसेप्ट है मेरे पास है ना, इंटरसेप्ट है एच और के मेरे पास इंटरसेप्ट है, तो इस लाइन की इक्वेशन में इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालूंगा ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन एल इन इंटरसेप्ट फॉर्म ना, इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, x अपॉन एच, क्योंकि x इंटरसेप्ट क्या है, h है, प्लस y अपॉन के इक्वल्स टू 1। यहां से x अपॉन h की जगह की तरफ रखूंगा 2a प्लस y अपॉन k की जगह की तरफ रखूंगा 2b इक्वल्स टू 1। कहाँ से लिखा मैंने, बाय फर्स्ट, यहाँ से 2 कॉमन आके उधर जाएगा मल्टीप्लाई में ना, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 2। यही तो मुझे शो करना था, यही तो इक्वेशन शो करनी थी। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 2 है ना। देखो मैंने क्या किया, उसने मिड पॉइंट दे रखा था, तो मैंने देखा एक्सिस के बीच में लाइन थी, तो मैंने यूं कट करवा दी दोनों लाइन को ना। और मैंने मान लिया कि x इंटरसेप्ट है वो h है और y इंटरसेप्ट है वो k है। फिर मैंने h और k की वैल्यू, क्योंकि मिड पॉइंट दे रखा था, तो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से h और k की वैल्यू पुट कर दी। फिर इंटरसेप्ट फॉर्म लगाई मैंने, क्योंकि मेरे पास दोनों इंटरसेप्ट तो है ही, h और k मैंने मान रखे हैं इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म से मैंने लाइन की इक्वेशन फाइंड कर दी जो ये ना। चलो जी, अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकियो, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है कि अक्षों के बीच एक रेखाखंड है ना, अक्षों के बीच एक रेखाखंड है, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। एक्सिस के बीच एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे है ना, मतलब दोनों एक्सिस को कट करिए वो लाइन, मान ले रहा हूँ ये है ना, ये है लाइन सेगमेंट है ए बी है ना, ए और बी, ठीक है, ठीक है। अक्षों के बीच एक रेखाखंड को बिंदु आर है कोई, यहाँ पे मान ले रहा हूँ मैं, आर एक पॉइंट है, इस लाइन पे एक पॉइंट है आर है, जिसके कोऑर्डिनेट है h, k है ना। आर जो है 1:2 के अनुपात में डिवाइड करता है। एक्सिस के बीच एक लाइन है, मान लो एक्सिस के बीच में लाइन है, लाइन सेगमेंट है ए बी, उस पर एक पॉइंट है आर जिसके कोऑर्डिनेट क्या है h, k। इस पॉइंट आर ने इस लाइन ए बी को, लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 में डिवाइड कर दिया। ये 1 इधर लिख दे रहा हूँ ना, ये 1 है, ये रेशो 2, 1:2 में डिवाइड कर दिया ना। एक्सिस की तरफ वाला तो मैंने 1 ले लिया पार्ट, और वाई एक्सिस की तरफ वाला जो पार्ट है मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है, 1:2, ठीक है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस लाइन का मेरे को क्या चाहिए, इस लाइन की मेरे को क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो मैं मान ले रहा हूँ ना, मैंने मान लिया पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने h, ये x इंटरसेप्ट तो h माना था और y इंटरसेप्ट k माना था। क्यों माना था, क्योंकि वहां पे कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के क्या दे रखे थे, a और b। यहाँ a h k दे रखे हैं कोऑर्डिनेट, तो मैंने मान लिया कि x एक्स तो है a और y इंटरसेप्ट है b। अब a और b मैं लेके आऊँ, इस क्वेश्चन के अंदर a और b मैं लेके आऊँ, तो a और b हटाने पड़ेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में मैं h, k लेके आया था, वो मैंने हटाए थे ना। देखो ना, कंफ्यूज करने के लिए दोनों क्वेश्चन साथ साथ देके कंफ्यूज कर रहा आपको ना। अभी इस क्वेश्चन को मान के चलो कि a और b मैंने माने हैं, तो हटाएंगे लास्ट में ना। आंसर में लेट x इंटरसेप्ट कट बाय लाइन सेगमेंट ए बी इज a and y intercept is b है ना, स्मॉल b है ना। मैंने मान लिया कि x इंटरसेप्ट तो जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसने x इंटरसेप्ट जो कट किया वो तो a और y इंटरसेप्ट क्या है, b है ना। सिंस r जिसके कोऑर्डिनेट क्या है h, k डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन 1:2 है ना। उसने इस लाइन सेगमेंट, देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a, 0 और b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, b है ना। उसने आर ने, किसने दिया है कि आर पॉइंट ने ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर दिया, 1:2 में ना, ठीक है। देयरफॉर सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, x इक्वल्स क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 है ना, m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। मैं क्या करने वाला हूँ, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह मैं a की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ h और k, और b की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ h और k, h एंड k है ना। फिर क्या करूंगा, इंटरसेप्ट फॉर्म लगाऊंगा लाइन की, और a और b की वैल्यू पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा है ना, ठीक है। तो देखो y इक्वल्स टू m1y2 प्लस
m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो x मतलब इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, h, x कोऑर्डिनेट क्या है उसका h है ना। m1 की वैल्यू कितनी है, ये x1 y1 और ये x2 y2 और ये m1 m2 ना। m1 की वैल्यू कितनी है 1 और x2 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 और x1 की वैल्यू कितनी है a अपॉन 1 प्लस 2 और y कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट r का k। m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू कितनी है b प्लस m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू कितनी है 0, है ना। देखो ना ये x1 y1 10th क्लास में अपन ने बहुत अच्छे से देखा था, ये x2 y2 और ये m1 m2 और ये x और y, ठीक है। अपॉन में 1 प्लस 2 सोल्व करो इसको तो h इक्वल्स टू ये तो 0 2a अपॉन 3 और k इक्वल्स टू ये 0 खत्म b अपॉन 3, है ना। तो यहाँ से a और b की वैल्यू मैं फाइंड करूँगा क्योंकि a और b मैं लेके आऊँ उसको हटाना जरूरी है ना। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा कि a इक्वल्स क्या हो जाएगा 3h अपॉन 2 और b क्या हो जाएगा 3k। ये नंबर फर्स्ट, ये नंबर फर्स्ट है ना, ये नंबर क्या है फर्स्ट, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L है ना, L इंटरसेप्ट हो ना, इंटरसेप्ट फॉर्म बोले सर इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों ले, क्योंकि x और y इंटरसेप्ट एक्सिस के बीच में लाइन है तो इंटरसेप्ट कहीं ना कहीं यूज में होंगे ना। x इंटरसेप्ट में a मान रखा है और y इंटरसेप्ट क्या मान रखा है b, क्या है x अपॉन a प्लस y अपॉन b, क्योंकि x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट क्या है b है इक्वल्स 1 और a और b मैंने माने थे। तो x अपॉन a कितना है 3h अपॉन 2 है ना, 3h अपॉन 2 अपॉन वाला 2 ऊपर चला जाएगा, y अपॉन b कितना है 3k इक्वल्स टू 1। कहाँ से लिखा अपने बाय फर्स्ट, ठीक है। एलसीएम ले लो, क्या है 3hk है ना, 3hk। तो देखो क्या आ जाएगा 3h से 3h कैंसिल, k ऊपर मल्टीप्लाई है ना, तो 2kx प्लस 3k से 3k कैंसिल, hy इक्वल्स टू 1, ये तो डिवाइड में तो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2kx प्लस hy इक्वल्स टू 3hk। ये है क्या आंसर, क्योंकि hk में छोड़ेंगे अपन इक्वेशन, क्योंकि hk क्वेश्चन ने दे रखा था, hk क्वेश्चन ने दे रखा था, ए भी मैंने माना था वो हटा दिया ना। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 10.2 में क्वेश्चन नंबर 19 2kx बिल्कुल सही है प्लस hy इक्वल्स टू 3kh, बिल्कुल सही है अपना, इस तरह से करेंगे ना। अच्छा क्वेश्चन था, एक्सिस के बीच में लाइन दे रखी होती है तो अपन यूं ही करेंगे, एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मान के करेंगे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, जैसे दोनों क्वेश्चन में दे रखी थी तो कर देंगे उसको यूज में लेते हुए। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है कि रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु ये और ये क्या है सरेख है ना। अपन को इक्वेशन ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज में लेते हुए अपन को प्रूफ करना है कि जो गिवन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं, 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन को दे रखे हैं, वो तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है ना। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए अपन ने अभी तक 2 मेथड सीख लिए। फर्स्ट मेथड कौन सा था जो 10th क्लास के अंदर अपन ने सीखा था, वो क्या था कि ट्राइंगल ABC का एरिया अगर 0 आ गया है ना तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे। जहाँ A के कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट अपन को दिए थे, अपन इसको मान सकते हैं A, B और C 3 पॉइंट बनेंगे और इन तीनों से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया अगर 0 आ गया तो अपन ने बोला था कि तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है। ठीक है। सेकंड मेथड अपन ने क्या सीखा था, 3 पॉइंट है A, B, C है ना, तीनों पॉइंट में कोई 2 पॉइंट को लेके जो लाइन बनेगी उनका स्लोप इक्वल है ना, मतलब लाइन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल्स टू आ गया स्लोप ऑफ लाइन BC, और यूं कर दिया कि स्लोप ऑफ लाइन AC इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन AB है ना, AC मतलब उन 3 पॉइंट जो दे रखे हैं उनमें कोई 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन बनेगी। उन लाइन का दोनों का लाइन का स्लोप मैं निकालूं, दोनों का स्लोप इक्वल आ जाएगा ना, तो लाइन क्या होंगी पैरेलल होंगी। 2 लाइन पैरेलल और उनमें दोनों में एक कॉमन पॉइंट है, 2 लाइन पैरेलल और एक दोनों में कॉमन पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट क्या थे कोलिनियर थे। ये 2 कॉन्सेप्ट अपन ने अभी तक सीख ली जो दोनों ही नहीं लगाने,
ये दोनों ही नहीं लगाने, क्योंकि ये किसका कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, और ये किसका, स्लोप वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन उसने क्या बोला है, रेखा की समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए ना हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। तो यहाँ तो इक्वेशन ऑफ लाइन कोई यूज ही नहीं हो ना। तो देखो कैसे करेंगे, थर्ड मेथड सीख रहे अपन, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, क्या कॉन्सेप्ट से अपन 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना दिखा रहे हैं ना, सीख रहे हैं। तो आंसर में लेट गिवन पॉइंट्स आर ए, पहला क्या मान लिया मैंने, ए क्या है 3,0, बी दूसरा बी है क्या है -2, -2 एंड सी है ना क्या है 8,2 है ना। अब मुझे लाइन की कॉन्सेप्ट है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज में लेना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो 3 पॉइंट है, इनमें से कोई 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन मैं फाइंड करूंगा ना। मान लो मैं चाहे तो ए बी की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ, या बी सी की, या एस सी की, ठीक है, कोई सी की भी। चलो मैंने ए बी की इक्वेशन ले लिया ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी, है ना। इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन में फाइंड कर सकता हूं। 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दूंगा, है ना, ठीक है। आप जब करोगे तो ये पॉइंट 2 मत लेना, कोई और दूसरे ले लेंगे, है ना, ए एंड बी, है ना। तो क्या होगा, पहले एक फॉर्मूला लिखो, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, है ना। ये 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला है ना। ए और बी से पास होने वाली लाइन चाहिए, तो x1 y1 x2 y2, है ना। तो y माइनस y1 कितना है 0 इक्वल्स टू y2 कितना है -2 माइनस 0 अपॉन -2 x2 माइनस x1 -3 और x माइनस x1 कितना है 3, है ना। तो y माइनस 0 है, तो y इक्वल्स टू -2 माइनस 5 और x माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, है ना। तो क्या आया 5y इक्वल्स टू 2x माइनस 6, है ना, इधर जाएगा तो 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, इन दोनों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है। अब अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अगर पॉइंट सी के इन दोनों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन तो मैंने फाइंड कर ली, और जो बच गया पॉइंट है ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर इस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मतलब क्या होगा कि ये भी पॉइंट इस लाइन पर ही है, और ये पॉइंट अगर इस लाइन पर ही है, तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, है ना, क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, है ना। नाउ, है ना, इफ, तो पहले बात में लिख दे रहे हैं, नाउ फॉर पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 8,2, ठीक है, नंबर फर्स्ट मान लेना ना, बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह कितना रखूंगा 8 माइनस 5 इंटू वाई की जगह कितना रखूंगा 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सोल्व करो, 16 माइनस 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। हाँ, तो 16 में 16 गया तो 0 इक्वल्स टू 0, विच इज ट्रू, 0 इक्वल्स 0 होता है सिंस कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 8,2 इज सेटिस्फाई द लाइन the equation of line AB, क्योंकि सी पॉइंट ने ए बी लाइन की इक्वेशन को कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। देयरफॉर पॉइंट सी लाइज ऑन लाइन ए बी, पॉइंट सी जो है ए बी पर लाई कर रहा है। देयरफॉर ए कॉमा, है ना, पॉइंट लिख दो, पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर, है ना, कोलिनियर। इस तरह से अपन शो कर दिया कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर, है ना। ये तीसरा कॉन्सेप्ट अपन ने सीख लिया कोलिनियर प्रूफ करने का।
कौन सा कॉन्सेप्ट? लाइन का कॉन्सेप्ट है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन का। आप कैसे कर सकते हो? आप ए और सी से जाने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लो और उस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर देगा? पॉइंट बी सेटिस्फाई कर देगा। या बी और सी से जाने वाली इक्वेशन की लाइन आप फाइंड कर लो और उस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर देगा? ए सेटिस्फाई कर देगा ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। यही नहीं करें कि ए और बी से जाने वाली लाइन की इक्वेशन आप निकालो ना, कोई सी भी कर सकते हो। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.3 के इंट्रो के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।